हेलो गाइज, मेरा नाम सूर्या द्विवेदी है और मैं आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप सभी लोगों के जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, लाइक एसएससी जीडी या यूपी कांस्टेबल या सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, इन सभी के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उन सभी बच्चों को भी टैकल कर सकूं जो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कमजोर है या खुद को बहुत ज्यादा कमजोर फील करते हैं, या फिर मैथमेटिक्स उनके लिए एक डर है, एक भूत है। मैं एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पर आपको साइंस और करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। इस वजह से क्लास आपकी काफी लेट हो जाती है और मैं काफी थक भी जाता हूँ। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी एनर्जी से कंटेंट को डिलीवर कर पाऊंगा। लेकिन आज से हम लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। और ये खासकर उन बच्चों के लिए जिनका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है और उन बच्चों के लिए भी जिनका बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग बहुत जीरो लेवल से बहुत ऊपर के लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि छोटी मोटी एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है, सी टेट, यूपी टेट, यहाँ से स्टार्ट करके अपन लोग सीजीएल मेंस लेवल तक के कंपटीशन को बीट कर सके। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन को, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि थ्योरी सेशन को बच्चा मैं लाइव ना करके थ्योरी सेशन को मैं अपलोड करूंगा। थ्योरी सेशन आपका रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा क्योंकि ये मुझे बोर्ड पर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना पड़ेगा, तो ये रिकॉर्डेड क्लास रहेंगे, ठीक है। बाकी जो कि आपके एमसीक्यू सेशंस रहेंगे। एमसीक्यू सेशन बच्चे आपके पहली चीज तो चैप्टर वाइज डेली होंगे। डेली ये कैसे होंगे बच्चे? आपके चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू होंगे, चैप्टर वाइज। और वीकली, वीक में दो बार आपके कंप्लीट एग्जाम मैराथन रहे। जैसे कि एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, तो एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए या यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए या फिर जो भी एग्जाम आपका नियर अबाउट होगा, उन एग्जाम्स के लिए आपके मैराथन सेशन चलेंगे। और इस मैराथन सेशन को मैं वीक में दो बार रखूंगा, वीक में दो बार रखूंगा। और कोशिश रहेगी कि इन मैराथन सेशन में जब से हम लोग स्टार्ट करें तो एटलीस्ट 100 से 200 क्वेश्चंस को 100 से 200 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से 3 से 4 घंटे में कवर अप करने का कोशिश करें, ठीक है। तो चैप्टर वाइज भी आपको एमसीक्यू डेली मिलेगा और साथ में आपको एग्जाम वाइज भी एमसीक्यू मिलेगा, जो कि आपको वीकली मिलेगा, ठीक है। थ्योरी सेशन रिकॉर्डेड रहेगी, या फिर मैं कोशिश करूंगा थोड़े समय बाद इस सेशन को भी मैं लाइव रखा करूं, ताकि आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सके। इसके अलावा आप अपने जो भी डाउट्स होंगे कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कमेंट में आप अपने डाउट्स को डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, डाउट्स। और आपकी जो इच्छा होगी कि सर मेरा ये जो है पोर्शन काफी कमजोर है, इसको बेहतर तरीके से पहले पढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं तो अभी आपको बच्चा नंबर सिस्टम से ही पढ़ाने हूँ, ठीक है। कोशिश रहेगी कि मैं एकदम बेसिक से मैथमेटिक्स को पढ़ा। तो मैथमेटिक्स के जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं तो बच्चा ढेर सारी चीजें हमको पढ़नी होती है ना। अब देखेंगे, अगर हम सिलेबस की बात करें तो मोस्टली एग्जाम्स में सिलेबस क्या होता है? मोस्टली एग्जाम्स का जो सिलेबस है, पहला तो बच्चा आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ता है। और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको पता है कि नंबर सिस्टम के पहले उनको क्या पढ़ना पड़ता है? डिजिट सिस्टम को पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? इससे भी पहले आप इसके इनिशियल पोर्शन डिजिट सिस्टम को पढ़ते हैं, क्योंकि इनसे भी आजकल एसएससी में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम हो गया। दूसरे चैप्टर को आप सिंप्लीफिकेशन के रूप में ले सकते हैं, या नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन के ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करें, ठीक है। तीसरा आपका जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। अगर हम लोग सही से पढ़े तो बच्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग जस्ट सिंप्लीफिकेशन के बाद पढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद आप चाहे तो चैप्टर को अटैच कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ को। एंड देन जब ये क्लियर हो जाएगा तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स का आप यूज करोगे वर्क एंड टाइम में। तो नेक्स्ट चैप्टर आप वर्क एंड टाइम पढ़ सकते हो, वर्क एंड। अच्छा, इसी के साथ साथ वर्क एंड टाइम, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इतना कुछ नहीं होता है, तो इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप एज को भी पढ़ोगे, इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप मिक्सचर को भी पढ़ोगे, इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप किसको पढ़ोगे बच्चा? जो बेसिक आपके रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी हम लोग यहीं पर कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके रहते हैं बच्चा एवरेज वेलोसिटी के ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं यहीं पर कोशिश करूंगा कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हो गए। इसके अलावा बच्चा आप देखेंगे वर्क एंड टाइम के बाद आप पढ़ना चाहें तो टाइम एंड डिस्टेंस को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं।
टाइम एंड डिस्टेंस को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम में आपको पाइपलाइन सिस्टम भी होगा, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ने के बाद आप बच्चा परसेंटेज को पढ़ सकते हैं। परसेंटेज ऐसे रेशियो के जस्ट बाद ही पढ़ सकते हैं, लेकिन परसेंटेज जब स्टार्ट करते हो तो परसेंटेज, फिर उसी के साथ बच्चा हम लोग डिस्काउंट को पढ़ लेते हैं, डिस्काउंट को पढ़ लेते हैं, उसी के साथ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसी के साथ बच्चा हम लोग टैक्सेशन को भी पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, टैक्सेशन को पढ़ लेते हैं। और साथ में बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अब मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं बच्चे आपके बेसिक्स एग्जाम से में यही पूछे, लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर एडवांस मैथमेटिक्स के भी चैप्टर्स ऐड कर दिए जाते हैं, एडवांस मैथ के चैप्टर ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि आपका मेंसुरेशन रहता है, आपका मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में कुछ एग्जाम्स में सिर्फ 2D का पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्स में 3D मेंसुरेशन पूछ लिया जाता है ना। इसके अलावा बच्चा आप एडवांस में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ सकते हो, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ सकते हो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको एडवांस में ही ज्योमेट्री को भी पढ़ना, ज्योमेट्री एडवांस में बच्चा लॉगरिथम भी कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो लॉगरिथम को भी रखेंगे हम लोग, ठीक है। और एडवांस में ही आपका कौन सा चैप्टर आ जाएगा, सेट थ्योरी आ जाएगा, सेट थ्योरी। और कुछ एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी भी पूछा जाता है, तो प्रोबेबिलिटी को भी बच्चे हम लोग यहीं पर रखेंगे। प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बच्चे कोशिश करेंगे नंबर सिस्टम में कैसे करना है ना, टैकल करना। तो ये सिलेबस रहेगा जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने, अगर बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो बेसिक से आपने स्टार्ट करना है, सारे चैप्टर्स को बेहतर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। लगभग 16 चैप्टर्स को, अगर कुछ चैप्टर्स और भी रहते हैं तो मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है ना। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें बच्चा, मैथमेटिक्स, तो इसका जो हिंदी मीनिंग निकलता है, मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है सीखी जाने वाली वस्तु, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप सीख सकते हो, सीखी जाने वाली वस्तु, सीखी जाने वाली वस्तु, यानी कि मैथमेटिक्स का जो हिंदी अर्थ होता है वो सीखा जाना होता है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो बच्चे, सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस नहीं बेहतर होगी, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ कैलकुलेशंस, स्टडी ऑफ कैलकुलेशंस, गणनाओं का अध्ययन, गणनाओं का अध्ययन, ये हिंदी मीनिंग होता है किसका, मैथमेटिक्स। यानी कि गणनाओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स बोलते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं होता जो आप सोच रहे हो। मैथमेटिक्स का मतलब होता है सिर्फ गणनाओं को, सिर्फ कैलकुलेशंस को समझना है, कि कैलकुलेशंस को हम कैसे आसान कर सकते हैं, कैलकुलेशन को हम कैसे एक्यूर कर सकते हैं, कम से कम गलतियों के साथ कैलकुलेशंस को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं कैलकुलेशंस को समझना, बेहतर तरीके से आसान बनाना, यही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के अगर हम बच्चा फादर की बात करें तो मैथमेटिक्स के फादर कौन है, मैथमेटिक्स के फादर आर्किमिडीज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, आर्किमिडीज को मैथमेटिक्स का पितामह बोला जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स की बच्चे हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं डिजिट सिस्टम पे, क्योंकि हमको, मैंने बताया कि मैं नंबर सिस्टम से पहले आपको डिजिट सिस्टम पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ बच्चा, डिजिट सिस्टम, वो भी छोटा मोटा नहीं। ये डिजिट सिस्टम जो है बच्चा आपका काफी लंबा चलने वाला है, कम से कम इसके लिए हम लोगों को 8 से 10 क्लासेस चाहिए, क्योंकि यहां से अच्छे खासे प्रश्न बनते। अंक तंत्र, अंकों का निर्माण कैसे, कभी आपने सोचा अंकों का निर्माण कैसे हुआ, हु डिस्कवर्ड डिजिट्स, अंकों की खोज किसके द्वारा की गई, क्यों अंकों की खोज करनी पड़ी। तो आप देखोगे जब बहुत एंशिएंट मैथमेटिक्स में जाते हो, जब बहुत आप एंशिएंट टाइम में जाते हो, बहुत ही पुराने समय में जाते हो, जैसे कि आप हड़प्पा समय में जाते हो, या इससे भी पुराने, इससे भी जो आपके मिड वाले टाइम में, मिडवल वाले टाइम में, वहां पर आप जाते हो, वहां के जब आप स्क्रिप्ट्स पढ़ते हो, वहां क्या पढ़ते हो, स्क्रिप्ट्स पढ़ते हो, तो वहां पर भी सारी चीजें दी गई है। जैसे राजा जो है टैक्स कितना वसूलते थे, राजा टैक्स कितना लेते थे, या राजा किसी को सैलरी कितनी देते थे, राजा किसी को सैलरी कितनी देते थे, राजा अपनी मार्केट में डिस्काउंट्स कैसे बताते थे, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस दी गई है,
लेकिन इन स्क्रिप्ट्स को हम लोग पढ़ नहीं सकते। इन स्क्रिप्ट्स को हम लोग पढ़ नहीं सकते। कौन पढ़ता है इनको? कैलीग्राफिस्ट पढ़ते हैं, जिनको इन अंकों के बारे में, इन संकेतों के बारे में अच्छा अध्ययन होता है। क्योंकि वहां पर संख्याएं कुछ ऐसी लिखी गई, कुछ इस तरीके से संख्या लिखी गई, कुछ इस तरीके से संख्या लिखी गई। अब इन संख्याओं को पढ़ना ही क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। भाई पता नहीं कौन सा संकेत हो, इसकी काउंटिंग कितनी हो, इसका मीनिंग क्या होता हो। इन संकेतों को समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि आज हम लोग हैबिचुअल नहीं है इन संकेतों को लेकर के, इनको हम लोग अनुप्रयोग में नहीं लेते। इस वजह से इन संकेतों को हमारे लिए पहचानना, इनकी गणनाओं को समझना हमारे लिए डिफिकल्ट है। वहां पे लिखा हुआ टैक्स इतना पड़ रहा है, इतने परसेंट पड़ रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे कि भैया ये क्या लिखा हुआ है। तो संकेतों को आसान बनाया गया और आज के समय के जो संकेत हैं इनको डेवलप किया गया। किस प्रकार से? आप देखोगे बच्चा, फोर्थ सेंचुरी में कुछ इंडियन मैथमेटिशियन और कुछ अरेबियन मैथमेटिशियंस के द्वारा कुछ सिंबल्स डेवलप किए। अब जैसे वहां पर बहुत पुराने समय में देखोगे, एक को जो है मान लेते हैं कि एक चांद बना करके ऐसे लिखा गया, दो को लिखा गया एक चांद बना करके यहाँ पर ऐसे बिंदु रख दिया गया, तीन को, तो वहां पर हर संख्या के लिए एक अलग सिंबल है। और संख्याएं तो अनंत है। संख्याएं क्या बच्चे? संख्याएं आपकी अनंत है। तो ऐसे अनंत सिंबल तो हम नहीं याद रख सकते, इनका क्या होना चाहिए? कोई ग्रामर होना चाहिए। अब सोचिए, जो मैं बातें बोलता हूं या फिर हम लोग जो हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं, हर शब्द के लिए अलग संकेत होते हैं। तो इतने शब्दों को याद करना क्या हमारे मेमोरी का बस का बात था? हमारे दिमाग की बस की बात थी? नहीं ना। तो इन संकेतों को, इस ग्रामर को समझने के लिए क्या बनाए गए? अक्षर बनाए गए। और अक्षरों से ही क्या किया गया? शब्दों का निर्माण किया गया। भैया कोई भी शब्द बनाना हो, बस इतने ही अक्षरों का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कहीं अलग से कोई सिंबल ले आए कि भैया ये, इसको मैं ये मानता हूं, है ना। तो किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए पहले उसका ग्रामर बनाना होता है, और ग्रामर बनाने के लिए जो प्रारंभिक संकेत होते हैं उनको बनाना बहुत आवश्यक होता है। इनिशियल इंडिकेटर्स को, इनिशियल सिंबल्स को बनाना बहुत जरूरी होता है। तो फोर्थ सेंचुरी में इंडियंस और अरेबियंस मैथमेटिशियंस को द्वारा इस समस्या को समझा गया कि स्क्रिप्ट्स को पढ़ने के लिए इतने सिंबल्स को रटना पड़ेगा, हर संख्या के लिए अलग सिंबल है। तो इन्होंने क्या किया? कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स बनाए, जैसे कि आज के समय के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके क्या है बच्चा? ये आपके प्रारंभिक संकेत है जो फोर्थ सेंचुरी में बना दिए गए थे। क्या ये प्रारंभिक संकेत है? और इन्हीं को क्या बोला गया बच्चा? इन्हीं को फंडामेंटल डिजिट बोला गया। इन्हीं को क्या बोला गया? फंडामेंटल डिजिट बोला गया। क्या बोला गया? फंडामेंटल डिजिट बोला गया। तो फोर्थ सेंचुरी तक हम लोगों ने सिर्फ इन संकेतों को बनाया। अब आगे बात करते हैं, ध्यान देना बच्चा। फोर्थ सेंचुरी के बाद 476 एडी में एक मैथमेटिशियन आते हैं, आर्यभट्ट। कौन आता है? आर्यभट्ट। ये मैथमेटिशियन कह सकते हो या इनको आप कह सकते हो खगोल शास्त्री, एस्ट्रोलॉजिस्ट। क्या बोल सकते हो? एस्ट्रोलॉजिस्ट। अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, ये जो बंदा है, जैसे पहले बहुत राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजा क्या करते थे? भाई शिकार करना है, युद्ध करना है, इन सारी चीजों के लिए खुद को प्रिपेयर करते थे, या अपनी आने वाली ऑफ स्प्रिंग्स को, न्यू जनरेशन को प्रिपेयर करते थे कि किस तरीके से शिकार खेला जाता है, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध की टेक्निक्स क्या होती है। तो उस समय जो भी राजा महाराजा थे, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था। फिजिकली वो बहुत ज्यादा खुद को मेंटेन करते थे, क्योंकि हर चीज तो लड़ाई करके लेनी है। विवाह करना है तो लड़ाई लेनी है, भाई से अपनी जायदाद लेनी है तो लड़ाई करनी है, पिताजी से सिंहासन लेना है तब भी लड़ाई करनी है। मतलब हर चीज जो है फिजिकली स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती थी। तो राजा महाराजा फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते थे। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को फिजिकली, आप सिर्फ फिजिकली एक्टिविटी कराते हो, मैं मानता हूँ फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करते हो, लाइक आप सुबह उठे, योगा किए, एक्सरसाइज किए, फिर अभ्यास किए, इस तरीके से पूरी लाइफ अगर आप निकलती है, तो धीरे धीरे आपकी मेंटल एबिलिटी कमजोर होती जाएगी। और मेंटल एबिलिटी कमजोर होती थी, इसीलिए मंत्रियों को रखा जाता है कि भैया ये खगोल शास्त्री ये बताएगा कि ग्रहों की गणनाएं कैसी, कब शुभ समय है, कब अशुभ समय है,
ये मंत्री ये हमें कविता सुनाएगा, ये साहित्य लिखेगा, ये टैक्स का काम देखेगा और ये है हमारी अर्थव्यवस्था को देखेगा, ये व्यापार को देखेगा। ये ढेर सारी चीज़ों के लिए मंत्री रखे जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ध्यान देना, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट होता था, एक खगोल शास्त्री होता था, जो खगोल विज्ञान का अध्ययन करता था। अब सोचो ये व्यक्ति ऐसा होता था जो ग्रहों की गति के बारे में इसको अध्ययन होता था। अभी जीरो की खोज नहीं हुई है। अब जीरो की खोज नहीं हुई तो कुछ लोगों को लगता है कि सर जीरो की खोज तो आप कह रहे हैं कि 476 ईस्वी में हुई है, और जो रामायण है या महाभारत है या फिर हमारे वेदांग हैं, वेद हैं, वो तो बहुत प्राचीन है, लाखों वर्ष पहले लिखे गए। तो उसमें दशानन के 10 शिष्य का कैसे विवरण दिया गया, या फिर जो है 33 कोटि देवता कैसे बताए गए, करोड़ों की संख्याएं कैसे प्रेडिक्ट की गई। उस समय दशानन को दशानन 10 कैसे हो गया जब जीरो था ही नहीं। ये ढेर सारी चीजें आपके दिमाग में भी आती होंगी। तो मैंने क्या बताया कि संख्याएं सभी लिखी जाती थी उस समय भी, लेकिन उनके संकेत अलग होते थे। 10 के लिए एक अलग संकेत है, वो एक और जीरो से नहीं बनाया गया, हर संख्या के लिए अलग संकेत। यही तो समस्या थी, इसी को तो सुलझाना था। तो 476 में आर्यभट्ट के द्वारा एक और संकेत दिया गया, और इस संकेत को क्या बोला गया? शून्य बोला। क्या बोला गया? इस संकेत को शून्य बोला गया। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई। आर्यभट्ट किसके शासन काल में थे? तो ये विक्रमादित्य के शासन काल। किसके शासन काल में? ये विक्रमादित्य के शासन काल, है ना। विक्रमादित्य के शासन काल में आर्यभट्ट के द्वारा जीरो की खोज की जाती है। लेकिन इस समय इसको क्या बताया जाता है? अनावश्यक अंक बताया जाता है। इसकी क्या आवश्यकता थी? सभी संख्याओं को तो हम लोग 1 से लगा करके 9 तक अंकों से ही लिख पा रहे थे। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? अब सोचिए जीरो था ही नहीं तो आगे की संख्याएं 9 के आगे कैसे लिखा जाता था? तो वो लिख लेते थे क्योंकि उनको पता था कि अब जीरो है ही नहीं, हैबिट ही नहीं है जीरो की, तो 10 कैसे लिखा जाना? 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा। अब 10 को हम कैसे लिखेंगे? 1 और 9 से स्टार्ट कर सकते हैं, या 1 और 1 से, 11 से, है ना। 1 और 2 को, अब यहां पर ध्यान देना, ये आज के समय का 10 है, ये आज के समय का 11 है, ये आज के समय का 12। तो 1 अंक पीछे चलते थे, फिर 20 के बाद 2 अंक पीछे हो जाएंगे, 30 के बाद 3 अंक पीछे हो जाएंगे। जहां जहां जीरो का इस्तेमाल होगा वहां से उनकी संख्याएं अलग रूप ले लेती थी। आई बात समझ में? तो जीरो नहीं था तब भी संख्याएं लिखी जाती थी। तो इसको क्या बोला गया? इसको अनावश्यक खोज बोला गया, अनसफिशियंट डिजिट बोला गया। क्या बोला गया? भैया इसकी क्या आवश्यकता? अनसफिशियंट डिजिट बोला गया, इसकी तो आवश्यकता नहीं थी, हमारी समस्याएं तो पहले ही सॉल्व हो गई। जब कोई एप्लीकेशन, जब आप कोई खोज करते हो और उस खोज की एप्लीकेशंस नहीं बता पाते कि इसका अनुप्रयोग हम कहां पर करेंगे, तो आपको मूर्ख समझा जाता है। अब आपने फैन तो खोज लिया, आप ये नहीं बता पा रहे हो कि भैया ये घूम के आपको हवा दे सकता है। अब फैन की आपने खोज कर ली, बच्चे क्या कर रहे हैं? उस फैन में फूल बांध करके हाथ में पकड़ करके ऐसे दौड़ रहे हैं, चक्री बन गई उनके लिए। किसी ने पीछे लगा लिया तो चक्र बना लिया कि भैया देवता जैसा लुक आ रहा है। तो जब भी आप कोई खोज करते हो और उनके एप्लीकेशंस को नहीं बता पाते, वो मूर्खतापूर्ण खोज मानी जाती है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। आज के समय जीरो को भी मूर्खतापूर्ण खोज बोला गया। आर्यभट्ट को यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। ठीक है, अब यहीं पर आप देखेंगे बच्चा 598 एडी में एक अन्य मैथमेटिशियन आते हैं इंडिया के, जिनका नाम क्या था? ब्रह्मगुप्त। क्या था बच्चा? ब्रह्मगुप्त। अच्छा, ब्रह्मगुप्त जी जो थे, ये आर्यभट्ट के जीरो की, आर्यभट्ट के द्वारा जो जीरो बताया गया था उसके एप्लीकेशन बताते, जीरो के अनुप्रयोग बताते, जीरो के अनुप्रयोग बताते। जीरो के अनुप्रयोग क्या बताते बच्चा? ये जीरो के अनुप्रयोग बताते हुए जीरो का मानते कोई वैल्यू नहीं, जीरो का हम मानते हैं जहां पर कुछ नहीं वहां पर जीरो होता है। जीरो मीन्स इम्पटी। लेकिन भाई ये कह रहे हैं कि एक में हम जीरो को घटाएंगे तो एक ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या आवश्यकता है? अगर एक में मैं जीरो को जोड़ दूं तब भी क्या आएगा? एक ही आएगा। लेकिन इन्होंने क्या बताया जीरो के अनुप्रयोग में कि अगर एक को किसी अंक के साथ लगा दिया जाए
तो वो उसको 10 गुना बना। ये पहले 2 था, अब कितना हो गया, 2 गुणे 10 यानी कि 20 हो गया। 3 में अगर मैं 0 लगा दूं तो ये 3 गुणा 3 गुणे 10 हो जाएगा, यानी कि ये 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, यहां पर धीरे धीरे इन्होंने क्या बताया कि जीरो का मीनिंग भले एम्प्टी होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है चीजों के गुणा करने पर बना सकते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी गुना है, वहां पर हम लोग जीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ? तो जीरो के इन्होंने अनुप्रयोग बताए, और उसके बाद आप देखोगे बच्चा 780 ईस्वी में, 780 ईस्वी में कनक साम्राज्य के राजाओं के द्वारा, कनक साम्राज्य के राजाओं द्वारा ये चीज जो है बच्चा किसको पहुंचाई गई, अरब के विद्वानों को पहुंचाई गई। जीरो को अरब के विद्वानों तक पहुंचाया गया। तो अरब के विद्वानों ने जब इसके एप्लीकेशन को समझा, अरे इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, किसी के पीछे लग गया तो 10 गुना बना दिया उसको। जब इसके एप्लीकेशन को समझते हैं तब जीरो को ये अंकों का दर्जा देते हैं। तो अब अंक कितने हो गए, अब अंकों को बच्चा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अंक या डिजिट को 2 भागों में तोड़ दिया गया। पहले अंक हो गए फंडामेंटल, क्या हो गए बच्चा, फंडामेंटल हो गए, फंडामेंटल, और इन्हीं को क्या बोला गया, सफिशिएंट बोला। क्या बोला गया, सफिशिएंट डिजिट भी बोला, जो पहले खोजे गए। और जो पहले खोजे गए थे उनमें कौन कौन था, जो पहले खोजे गए थे उनमें कौन कौन था, 1 था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन अंकों को सफिशिएंट डिजिट बोला गया। आई बात समझ में? क्योंकि ये आवश्यक थे, यही मौलिक अंक है, यही से मैथमेटिक्स मान लेते शुरू हुई है, आज की मॉडर्न मैथमेटिक्स। अब जीरो को क्या बोला गया, पहले इसको अनसफिशिएंट बोला गया, अनसफिशिएंट बोला गया, भैया इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको क्या बोला जाने लगा कि मान लेते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये किसी भी अंक के समान कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई काउंटिंग नहीं देता है, लेकिन ये चीजों को गुना करने में एक कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जीरो का अकेले तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर ये किसी के कॉम्प्लीमेंट में यूज होता है, किसी को पूर्ण करने के लिए यूज होता है, यानी कि 1 और 0 कर दिया तो ये 1 इंटू 10 हो गया, 2 में 0 ऐड कर दिया तो 2 इंटू 10 हो गया, यानी कि 10 टाइम्स उसको इंक्रीज कर। 3 में कर दिया तो ये क्या हो गया बच्चा, 3 इंटू 10 हो गया, यानी कि इसको भी कितने टाइम्स कर रहे, 10 टाइम्स कर। यानी कि इसका अकेले का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर ये किसी दूसरे फंडामेंटल डिजिट के कॉम्प्लीमेंट में यूज हो रहा है, उसको पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये उस अंक की वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देगा। तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, अनसफिशिएंट था पहले, अब इसको क्या बोला जाने लगा, संपूरक अंक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। क्या बोला जाने लगा इसको कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट बोला जाने लगा। तो अब जीरो को भी इंक्लूड कर दिया गया इस लीग में, किसको इंक्लूड कर दिया गया, जीरो को इंक्लूड कर दिया गया। तो अंक आपके 10 होते, और इन अंकों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, फंडामेंटल और सफिशिएंट डिजिट, एंड अनसफिशिएंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट्स। इज दैट क्लियर? अब जब अंकों की खोज हो गई तो संख्याओं का निर्माण होना शुरू हुआ। किसका निर्माण होना शुरू हुआ, संख्याओं का निर्माण शुरू। भाई अक्षरों की खोज होगी तो संख्याओं, तो क्या होगा, शब्दों का निर्माण होगा। अंकों की खोज होगी तो संख्याओं का निर्माण होगा। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। ठीक, अब संख्याओं का निर्माण किया जाए, भाई जब शब्दों का इस्तेमाल निर्माण किया जाता है तो अंकों के इस्तेमाल से किया जाता है, यानी कि अक्षरों के इस्तेमाल से किया जाता है। लेकिन अक्षरों में भी क्या होता है, कुछ मात्रा लगाने वाले होते हैं, है ना, कुछ बिना मात्रा वाले होते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी क्या किया गया, जब संख्याओं का निर्माण किया गया तो एक ग्रामर का इस्तेमाल किया गया कि कौन कितने गुना कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। एक ग्रामर बनाया गया, कब गुणा करने पे कैरी करना है, कब हासिल लेना है, कब क्या शेषफल होगा, ये मैथमेटिक्स का ग्रामर है। तो साथ में क्या बनाया जाने लगा, ग्रामर बनाया जाने लगा। तो संख्याओं के निर्माण में जब आप पहले पढ़ते हो तो शुरुआत में आपको एक नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है जिसको आप ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चे, ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हो। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसको अष्टक संख्या और संख्या पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अष्टक संख्या पद्धति। इसको हिंदी में पढ़ने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं, लिख के भी पेपर में ऑप्ट लिया। तो ध्यान देना बच्चे, पहले जब अंकों की खोज की गई थी तो 9 अंक हुए, फिर 0 आ गए। अब 0 और पहले वाले जो अंक थे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा संकेत बहुत पहले की मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किए जाते थे। अब हमको ऐसी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करनी थी, एक ऐसी मैथमेटिक्स बनानी थी, एक ऐसा नंबर सिस्टम बनाना था जिसमें ढेर सारे संकेतों का इस्तेमाल ना होकर के कुछ निश्चित सिंबल्स का ही, कुछ निश्चित संकेतों का ही इस्तेमाल। तो अष्टक संख्या पद्धति जब बनाई जाने लगी तो कम से कम सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। तो यहां पर कुछ ही सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 8। 0 को भी इंक्लूड कर लेते तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये बच्चा क्या है? ये आपका पहला नंबर सिस्टम है। अब आप सोचिए, यहां पर 7 ही तक अंक लिए गए। अगर मान लेते आज के समय का ये जो 81 है, आज के समय का 81, क्या इससे लिखा जा सकता है? इस नंबर सिस्टम में होगा ऐसा कोई संख्या? तो ऐसी कोई संख्या इस नंबर सिस्टम में नहीं होगी, क्योंकि इसकी जितनी भी संख्याएं इस नंबर सिस्टम में बनाई जाएंगी, इस नंबर सिस्टम के द्वारा बनाई जाएंगी, उसमें सिर्फ 7 तक ही अंक होंगे। मतलब सारी संख्याएं, चाहे 1,00,000 लिखनी हो, चाहे 5,999 लिखना हो, चाहे 784 लिखना हो, ये सभी संख्याएं इन्हीं अंकों के माध्यम से लिखी जाएंगी, इन्हीं संकेतों के माध्यम से लिखी जाएंगी। मतलब बिना इसके आगे के अंकों का इस्तेमाल किए ये सारी संख्याएं बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है, आपको बेहतर तरीके से। दूसरा नंबर सिस्टम क्या है बच्चा? फिर जब ब्रिटिशियंस आने लगे, जब ब्रिटिशियंस या फिर आप कह सकते हो यूरोपियंस का इधर उधर बहुत ज्यादा आवागमन शुरू हो गया, तो उनके जो अल्फाबेट्स थे, उनके अल्फाबेट्स को मिलाकर के एक संख्या पद्धति बनाई गई। अंग्रेजों के अल्फाबेट्स को मिलाकर के एक संख्या पद्धति बनाई गई, जिसको क्या बोला जाता है बच्चा? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोला गया। क्या बोला गया? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा, टोटल बेस कितने? यहां पर टोटल बेस है आपके 8, यानी कि कितने अंकों से संख्याओं का निर्माण होगा? टोटल 8 अंकों से संख्या का निर्माण होगा, 0 को भी इंक्लूड करके। और हेक्सल में क्या किया गया बच्चे? हेक्सल में 16 अंकों का इस्तेमाल किया। कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया? 16 अंकों। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 0 को भी ले लिया ना आपने, तो 16 हो गए टोटल। 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएगा? टोटल 16 बेस हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा, 10 ये लिखते नहीं थे, 10 के लिए इन्होंने एक सिंबल बना दिया, ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। ए बी सी डी ई एफ। यहां पर ध्यान देना, मैंने लिख दिया 10, 11, 12, 13, 14, 15, लेकिन इस नंबर सिस्टम में 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये संख्याएं नहीं थी। इनकी जगह पर क्या था? ए बी सी डी ई एफ। इनसे क्या होता था? संख्याओं का निर्माण होता था। 0 से लगा करके 9 तक अंक ले लिए, ए से लगा करके एफ तक अल्फाबेट्स ले लिए। अब इन्हीं संकेतों से इसमें संख्याओं का निर्माण होता है। तो इसमें टोटल बेस कितने बच्चे? इसमें टोटल बेस है 16। इस चीज को भी याद रखना, क्योंकि बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी प्रश्न आपके आने वाले हैं। तीसरा नंबर सिस्टम आज का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला नंबर सिस्टम, आज का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला नंबर सिस्टम। और आज बच्चा हम लोग कौन से नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं? जो हमारी प्रैक्टिस है, बचपन से हम जो लिखते आ रहे हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। और डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने संकेत होते हैं? 10 संकेत होते हैं। ये कौन कौन से संकेत हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल बेस कितने हो गए? यहाँ पर टोटल बेस हो गए 10। 1 से लगा करके 9 तक 9 हो गए और 0 को मिला करके 10 बेस हो गए। चौथा नंबर सिस्टम जो इससे भी मॉडर्न माना जाता है, चौथा नंबर सिस्टम जो इससे भी मॉडर्न माना जाता है, कौन सा है बच्चा? आपका बाइनरी नंबर सिस्टम।
हो सकता है कि आने वाले समय में इससे भी मॉडर्न कोई नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें बच्चों, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, कितने संकेत होते हैं जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है? तो मात्र 2 संकेतों से। इसके बेस कितने? इसके बेस डिजिट्स हैं 2। यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ 8 संकेतों से संख्याओं का निर्माण किया जा रहा है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 संकेतों का निर्माण करके संख्याओं का निर्माण किया जा रहा है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंकों का इस्तेमाल करके संख्याओं का निर्माण किया जा रहा है। बाइनरी में सिर्फ 2 अंकों का इस्तेमाल करके संख्याओं का निर्माण किया जा रहा है। ये चीज आई समझ में? अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आप लिखिए 78, आप तुरंत से 7 और 8 लिख दोगे कि सर यही 78 होता है। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम जो भाषा पढ़ते हैं उसी में तो इसको लिखते हैं। अगर हम बोले कि भैया आप यस लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? YES लिखोगे, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसी को तमिल में लिखो, तेलुगु में लिखो, चाइनीज में लिखो, तो क्या लिख पाओगे? जो चीज हमने पढ़ी नहीं, जो हमारी प्रैक्टिस नहीं, हम उसमें नहीं लिख पाएंगे उसको। 78 मैंने बोल दिया लिखो, तो आपने 7 और 8 लिख दिया, 78। और इसकी काउंटिंग भी समझते हैं कि कितना हम गिनेंगे तो 78 होगा। 78 आपको सेब दे तो आप पहचान लोगे कि ये 78 है कि नहीं। काउंटिंग फिक्स है इसकी 78 की, वो हमको पता है क्योंकि हम इसी की हैबिट कर रहे हैं, इसी को हमेशा यूज कर रहे हैं, तो हैबिचुअल हो चुके हैं इसको लेकर के। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसी 78 को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे इसको भाई ऑक्टल नंबर सिस्टम में अलग तरीके से लिखा जाता रहा होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो 8 था ही नहीं, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसको अलग तरीके से लिखा जा रहा होगा। इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अलग तरीके से लिखा जा रहा होगा, है ना। और इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में, यानी कि कंप्यूटर कोड्स में अगर इसको हम डिनोट करना चाहे तो इसको अलग तरीके से लिखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये चीज है आपको समझ में? पहले क्योंकि यही लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती थी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। आज देखो कोई भी आप आर्टिकल लेते हो, कोई भी वस्तु खरीदते हो, तो वो 10 के मल्टीपल में होती है। किसके मल्टीपल में होती है? 10 के मल्टीपल में होती है। 100 पैसों से 1 रुपया बनता है, तो 100 पैसे 10 के मल्टीपल में। 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है, 1000 10 के मल्टीपल में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 किसका मल्टीपल है? 10 का मल्टीपल है। आज जो भी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, वो सभी पैरामीटर्स 10 के मल्टीपल में लिए जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि पहले के जो पैरामीटर्स थे वो 10 के मल्टीपल में नहीं, 8 और 16 के मल्टीपल में होते थे, क्योंकि तब वही नंबर सिस्टम थे। 1 रुपए में कितने आने? 16 आने। 16 किसका मल्टीपल है? 8 का मल्टीपल है या 16 का मल्टीपल है? 1 किलो में कितने शेर होते हैं? 8 शेर होते हैं, इस तरीके से। तो वो भी 8 के मल्टीपल में। कितनी अन्नी होती है? ये भी 8 के मल्टीपल है। और जो लंबाई है उसको भी कट्ठे में मापा जाता था, वो भी 8 के मल्टीपल में चलती थी। 16 कट्ठा, 4 कट्ठा, 20 कट्ठा, इस तरीके से। हेक्टेयर आज भी देख लो। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? उसी नंबर सिस्टम के मल्टीपल में रखी जाती है, क्योंकि वो चीजें उसको आसान कर देती है। आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम 10 से काफी वाकिफ है कि 10 क्या कर सकता है। 10 से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। भाई अगर मैं 45 को 10 से डिवाइड करूं तो मैं बोल दूंगा 4.5। अगर मैं 68 को 10 से डिवाइड करूं तो मैं बोल दूंगा 6.8 है। अगर मैं बोलूं 15 में 10 का मल्टीप्लाई करना है तो आप बोलोगे 150 है। अगर मैं बोलूं 18 में 10 का मल्टीप्लाई करना है तो ये 180 है, क्योंकि हम 10 के मल्टीप्लाई और 10 के डिवीजन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये चीज है समझ में? तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ रहा है, जो ऑक्टल नंबर सिस्टम को पढ़ रहा है, वो 8 के मल्टीप्लिकेशन को, 8 के डिवीजन को बेहतर तरीके से समझ रहा था। तो ये सारे नंबर सिस्टम का अपने टाइम पे काफी वैल्यू था।
लेकिन हमने बोल दिया 78 लिखो तो आप 7 और 8 लिख दिए। ये अलग अलग नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा इसको सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने क्या सीखना है कि अगर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर दिया गया है तो इसको आप अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करो, अदर नंबर सिस्टम में इसको आप कैसे कन्वर्ट करो। ठीक है, पहले हम डेसिमल से अदर पढ़ लेते हैं, अदर से डेसिमल पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान देना बच्चा कि जब भी आपको डेसिमल नंबर सिस्टम को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसके बेस से उसको डिवाइड करते हैं। ये भी मैं बताऊंगा क्यों डिवाइड करते हैं, उसके बेस से उसको डिवाइड करते हैं। और ध्यान देना क्या होता है बच्चा, डिवीजन होता है, बेस से क्या होता है, डिवीजन होता है, ये चीज याद रखनी है आप। ठीक है, अब चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला आपको, 78 बोला, तो 78 क्या है बच्चा, ये आज के डेसिमल सिस्टम का है। तो ब्रेकेट लगा करके यहाँ पर बेस लगा दिया जाता है किस नंबर सिस्टम का, 78 लिखा, ब्रेकेट लगा दिया, 10 लगा दिया, तो इसका मतलब 10 के बेस वाला नंबर सिस्टम, और 10 के बेस वाला नंबर सिस्टम मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में पहले 78 को कैसे लिखा जाता था जब ऑक्टल नंबर सिस्टम चलता था, तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपको बदलना होता है तो आप क्या करते हो, बेस से डिवीजन करते हो। क्या करते हो, उसी के बेस से डिवीजन करते हो जिसमें कन्वर्ट करना होता है, बेस से डिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि भैया यहां पर 78 है, 8 आया हुआ है, इस नंबर सिस्टम में तो 8 है ही नहीं, इस नंबर सिस्टम में 8 है नहीं। अब 8 से मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूं कि जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा 8 से छोटा होगा। 8 से छोटा यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 तक हो सकता है, 8 कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो उस संख्या को प्रिडिक्ट करेगा। आई बात समझ में। अब 78 को मैं क्या करूंगा, 78 को मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं 8 से डिवाइड करूंगा, और रिमाइंडर की आवश्यकता हमको पड़ेगी तो मैं एक रिमाइंडर का कॉलम बना देता हूं। 8 9 72, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 72, और 6 78, 6 बच रहा है। अब फिर से आप तब तक इसको 8 से डिवाइड करते रहोगे जब तक 8 से छोटी संख्या आपको नहीं मिल जाती है। 8 से फिर डिवाइड किया, 8 एकन 8, और रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा कि ये जो अंक है ये 8 से छोटा हो चुका है, तो अब आगे डिवाइड नहीं करना। यहां पर 9 था तो 8 से बड़ा था, लेकिन 1 अब 8 से छोटा है तो आगे डिवाइड नहीं करना है। अब इसी को आप रिवर्स फॉर्म में लिख लीजिए, इसी को आप रिवर्स फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि पहले 1 फिर 1 और फिर 6, यानी कि ध्यान देना ये भी 78 है बच्चा, ये भी 78 है और ये भी 78 है। लेकिन इस 78 को हम इसलिए सीख पाए क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ रहा था उसके लिए 78 का मतलब 7 8 नहीं था, उसके लिए 78 का मतलब था 116, क्योंकि 8 तो तब था ही नहीं। अब आप सोच रहे हो कि सर कैसे इसको मैं सही मानूं, कैसे इसको मैं सही मानूं। तो जब भी आपको अदर नंबर सिस्टम पढ़ रहे होते, जब भी आप क्या पढ़ रहे होते, कोई अदर नंबर सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, अदर नंबर सिस्टम, और आपको उसी चीज को देखना होता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में वो चीज करेक्ट है कि नहीं, डेसिमल नंबर में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो जस्ट अपोजिट करते हैं, जो चीज हम करके आए उसका अपोजिट करेंगे। हम बेस से क्या करेंगे, इस बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसके बेस से डिवाइड किया था उसी के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा मल्टीप्लाई या डिवीजन अदर वाला ही लिया जाता है, अदर नंबर सिस्टम का ही लिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि अदर वाले से ही आपने क्या किया था, डिवाइड किया था, तो अदर वाले से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब इस बार हमको क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लाई करना है। अब हमको चेक करना है कि ये डेसिमल में क्या होगा, क्या सच में ये 78 ही है या कुछ और है। सर हमको बेवकूफ बना, इस चीज को चेक करो। अब यहां पर हमको फिर से चेक करना है कि क्या डेसिमल में ये कितना है। तो इसमें इसके लिए मैंने क्या बताया कि भाई इसको रिवर्स में लिखते हो तो रिवर्स से ही स्टार्ट भी करोगे, इसको रिवर्स में लिखते जाते हो तो रिवर्स में इसको स्टार्ट भी करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे। और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 की पावर से स्टार्ट करते हैं, बेस से मल्टीप्लाई करना है और बेस की 0 पावर से मल्टीप्लाई करना। फिर अगला अंक ले लो, प्लस 1 ले लिया, अब 8 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे वाला अंक ले लिया यानी कि 1, और फिर इस बार कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के पावर
2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं संख्या क्या बन के आ रही। तो 8 के पावर 0, किसी की भी पावर शून्य होता है तो वो 1 को प्रिडिक्ट करता है। कोई भी संख्या हो और उस संख्या के पावर में क्या हो, 0 हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1। ये चीज आपको याद रखनी है। 8 के पावर 0 का मतलब हो गया 1। 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, और 8 8 जा 64 है, 64 1 जा कितना हो जाएगा 64। अब ऐड कर लेते हैं तो 8 से 14, 14 और 64 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। यानी कि इसको डेसिमल में क्या लिखा जाएगा, इसको डेसिमल में 78 लिखा जाएगा। है ना सिंपल, एकदम सिंपल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चा। मैंने क्या बताया कि अगर आप डेसिमल से कन्वर्ट करते हो किसी भी नंबर को अदर में, डेसिमल नंबर सिस्टम से आप अदर नंबर सिस्टम में इंटर करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, अदर नंबर सिस्टम में जाने के लिए आपको डिवाइड करना है, और बेस से, किससे डिवाइड करना है, बेस से डिवाइड करना है। और डिवीजन भी बच्चा हमेशा ध्यान देना, बेस किसका लेंगे, तो अदर नंबर सिस्टम का ही बेस लेते, अदर नंबर सिस्टम का ही बेस लेते। फिर से मैंने क्या बताया कि अगर इसका अपोजिट हो, अगर अदर नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, तो आपने क्या करना है बच्चा, तो आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे, बेस से, बेस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बेस भी किसका लेंगे बच्चा, बेस लेंगे हम लोग अदर का, क्योंकि उसी से डिवाइड किया है तो उसी से मल्टीप्लाई भी करोगे अदर वाले से। जैसे वहां पर 8 ही से डिवाइड किया था और 8 ही की पावर से मल्टीप्लाई किया। तो अब हम पहुंच जाएंगे बच्चा फिर से किसमें, डेसिमल में, डेसिमल नंबर। ये चीज आई समझ में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सर हम एक संख्या लिख रहे हैं और ये संख्या है और ये 3482, 3482 भाई, इसको ये तो बोलेंगे ना 3482 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन अगर इसको मुझे अदर में चेंज करना हो, मान लेते हैं कि इसको हम हेक्सल में चेंज करते हैं, तो हेक्सल में इसको क्या लिखा जाए, कौन सी भाषा में, हेक्सल नंबर सिस्टम में इसको क्या लिखा जाए। हाँ, ये भाई मैथमेटिक्स की भाषाएं ही है, ये मैथमेटिक्स की भाषा है। तो हम क्या करेंगे, अदर में चेंज कर रहे हैं, हम डेसिमल को किस में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल को अदर में चेंज कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 3482 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, अदर के बेस से। हमेशा मैंने बताया डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, बेस हमेशा अदर का लिया जाता है। 16 का बेस लेंगे और एक क्या बनाएंगे बच्चा, एक रिमाइंडर का कॉलम बनाएंगे। 16 दूना 32 हो रहा है, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 28 हो जाएगा। अब 28 भाई 16 दूना 32 ज्यादा हो जाएगा, 16 1 16, 4 20 और 8 यानी कि 12 बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। 16 पंचे 80, 16 6 96 है ना, 16 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चे 112। तो 16 सत्ते मैंने ले लिया और ये हो गया 112, और 22 था तो बच्चा कितना रिमाइंडर बचेगा, 10 रिमाइंडर बचेगा। फिर मैं इसको 16 से डिवाइड कर लेता हूँ, कितने से डिवाइड कर लेता हूँ, 16 से फिर से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ये बड़ा है 16 से। 16 1 16, 16 और 5 21 कितना हो जाएगा 57। तो 16 तिया 48। अब 57 से हम 48 को घटाएंगे, 57 से 48 को घटाएंगे तभी तो रिमाइंडर निकालेंगे भाई। तो 57 से अगर 48 को आप घटाते हो तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। आई थिंक कितना बचेगा बच्चा, 9 बचेगा। 9 रिमाइंडर में लिख लिया। अब ये 16 से छोटा हो गया, अब डिवाइड नहीं करेंगे, ये क्या हो गया 16 से छोटा हो गया, बेस से ये डिवीजर क्या हो रहा है, बेस से डिवीजर छोटा हो रहा है। डिवीजर क्या हो रहा है, बेस से जब छोटा होगा तो वहीं पर हम इसको रोक देंगे। ठीक है, डिवीजन नहीं सॉरी डिवाइडेड। क्वेश्चन जब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जब बच्चा आपका बेस से छोटा हो जाएगा तब हम रोकेंगे अपनी प्रक्रिया को। ठीक है, अब इसको रिवर्स के फॉर्म में हम फिर से नोट करेंगे इस तरीके से।
तो ये इसका नंबर बन जाएगा। तो 13 तो बच्चा इस नंबर सिस्टम में है ही नहीं, 13 इस नंबर सिस्टम में नहीं है। तो सर जी 13 को क्या लिखेंगे? तो 13 को आप यहां से सीखोगे क्या लिखेंगे। 13 को बच्चे हम क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। 13 को क्या लिखेंगे? 13 को लिखेंगे हम डी। तो 13 हो गया बच्चा आपका डी। 9 को क्या लिखेंगे? तो 9 तो है ही उसमें, तो 9 को 9 ही लिखेंगे। 10 को क्या लिखेंगे? तो 10 को बच्चा हम लिखते हैं ए। यानी कि ये जो है हेक्सल नंबर सिस्टम में क्या है, आप जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम में 3482 लिखते हो, उसको हेक्सल में क्या लिखोगे? D9A। अब आप कहोगे सर ये करेक्ट है कि नहीं, मेरे को चेक करना है। तो अब चेक करना है तो क्या करोगे? अब क्या करोगे बच्चा? अब आप इधर से इधर आ रहे हो, हेक्सल है आपके पास, अब देखना चाह रहे हो कि डेसिमल में क्या होगा। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई रिवर्स में, क्योंकि नंबर भी आपने रिवर्स में बनाया। तो ए में मल्टीप्लाई करेंगे 16 के घात 0 का। बेस हमेशा मैंने बताया बेसिस से मल्टीप्लाई, बेसिस से डिवीजन करना है, लेकिन बेस हमेशा अदर का लेना है। 9 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे? 9 में 16 के घात 1 से, पावर एक एक बढ़ाते जाए, सॉरी प्लस रहेगा बीच में, है ना। तो यहाँ पर प्लस कर लिया मैंने, डी बचा, और डी में कितना मैंने मल्टीप्लाई किया? 16 के घात 2 से। अब इसको आगे कर लेते हैं। तो ए का मतलब क्या है बच्चा? ए का मतलब है 10, क्योंकि अब आप डेसिमल में जा रहे हो, तो डेसिमल में ए और डी के लिए कोई स्थान नहीं है। ए को लिखोगे 10 और डी को लिखोगे आप 13, ठीक है। तो 16 के घात 0 का मतलब हो गया 1, और 1 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 हो गया, प्लस 16 नवैया कितना हो जाएगा बच्चा? 134। 16 नवैया कितना हो जाएगा? 134 नहीं, 144। 144। अब यहां पर ध्यान रहा बच्चा, 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256 हो गया। 16 का स्क्वायर 256, और 256 में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो? 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 13 छन कितना हो जाएगा? 78। कैरी कितना करेगा? 7। 13 पची 65। 65 और 7 कितना हो जाएगा? 7 5 12, आपका 72 हो जाएगा। 13 दूना 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा? 7 6 13, यानी कि 33 हो जाएगा। अब इनको ऐड करना है, तो 8 और 4 12, 12 और 0 कितना हो जाएगा? 2। 2 और 4 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। कैरी किया कितना हो गया? 8 हो गया। 3 और 1 4 हो गया, और ये 3, यानी कि इसको डेसिमल में कितना लिखेंगे? डेसिमल में 3482 लिखेंगे। आई बात समझ में? तो आप जो है डेसिमल टू अदर, अदर टू डेसिमल सीख चुके हैं। अब एक कॉन्सेप्ट हमको और सीखना है कि अदर से अदर में कैसे चेंज करेंगे। अदर नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, अदर से अदर में कैसे चेंज करेंगे। हो सकता है भाई आपको ऑक्टल से हेक्सल में चेंज करना पड़ जाए। किसमें चेंज करना पड़ जाए बच्चा? हेक्सल में चेंज करना पड़ जाए, या ऑक्टल से आपको बाइनरी में चेंज करना पड़ जाए। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे? इसको अदर से अदर बोलोगे। अदर से अदर जब भी आपको करना पड़ता है, तो आप बीच में एक स्टेप लेते हो, किसका? डेसिमल का, कि पहले हम डेसिमल में बदलेंगे एक अदर को, फिर उसी डेसिमल को हम लोग बदलेंगे अदर में। कंफ्यूज कर रहा है? देखिए सिंपल सी बात है। जैसे मैंने यहां पर ले लिया 750 को, ये मैंने ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिया, तो ये 750 आपके लिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका काउंटिंग कुछ और होगा, है ना। तो आपके लिए 750 है, 750 मैंने ऑक्टल में लिया हुआ है। अब इसको मुझे चेंज करना है बाइनरी में, इसमें चेंज करना है। 750 को मुझे बाइनरी में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट चेंज ना करके आसान करने के लिए आप क्या करोगे? पहले इसको डेसिमल में चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे? डेसिमल में चेंज करोगे। तो ये तो आपको आता है कि भैया ये अदर है, और अदर को किसमें चेंज कर रहे हैं? अदर को चेंज कर रहे हैं डेसिमल में। और अदर को डेसिमल में किस तरीके से चेंज करते हैं भाई? अदर को डेसिमल में किस तरीके से चेंज करते हैं? बेस से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके? बेस से मल्टीप्लाई करके। आई बात समझ में? बेस से मल्टीप्लाई करके इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। अब यहां पर ध्यान रखना बच्चा, क्या है आपका? 750 है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना?
मल्टीप्लाई करना जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करना किससे स्टार्ट करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कि अदर से जब आपको डेसिमल में जाना होता है, अदर से जब आपको डेसिमल में जाना होता है तो उस अदर का बेस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया भैया कि मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करना किससे? अदर के ही बेस से करनी है। तो जीरो ले लिया, पहला अंक जीरो है, जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे 8 के घात जीरो का, प्लस 5 है, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 के घात 1 का, 7 है तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 के घात 2 का। जीरो से पावर स्टार्ट करते हैं ना। अब ये जो भी बदल के संख्या आएगी वो किसमें होगी? वो डेसिमल में होगी। किसमें होगी? डेसिमल में। तो 8 के घात जीरो तो 1 है, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा। 8 पंच कितना हो जाएगा? 40। 8 टे 64 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 64 गुणे 7 के लिए 7 चौको 28 और सत्संग 42, 42 और 2 44। अब इसको ऐड कर लेते तो ऐड करने में कितना आ जाएगा? 0 8 और 4 4 8 और ये 4, 488। ठीक है बच्चा, ये क्या था? ये डेसिमल में 488। अब आपको लेकिन चेंज तो बाइनरी में करना है, तो अब आप डेसिमल से फिर किस में जा रहे हो? आप डेसिमल से फिर अदर में जा रहे हो। और डेसिमल में जब आप अदर में, डेसिमल से जब आप अदर में जाते हो तो क्या करते हो? बेस से डिवाइड करते हो। क्या करते हो? जस्ट अपोजिट। अभी आपने मल्टीप्लाई किया ना, अब अगले स्टेप में क्या रहेगा? डिवाइड रहेगा। लेकिन अब ऑक्टल वाला बेस नहीं लेना है, क्योंकि आपको ऑक्टल में नहीं चेंज करना, आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो किससे डिवाइड करोगे? बाइनरी से डिवाइड करोगे। और किसको? 488, क्योंकि आप 488 को किसमें भेज रहे हो? बाइनरी में भेजे। तो 488 ले लिया। अब इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूं 2 से, और यहां पर मैंने ये रिमाइंडर का कॉलम ले लिया। तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, रिमाइंडर 0। 2 1 कन 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, रिमाइंडर 0। 2 छक्का 12, 2 1 कन 2, रिमाइंडर 0। 2 तिया 6 और ये 0, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किए तो 2 1 कन 2, पंची 10, रिमाइंडर 0। 2 सत्ते 14 और यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया? 1। 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। 2 1 कन 2, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अब एक जो है 2 से छोटा हो गया, तो रिवर्स में लिखना स्टार्ट करो। इस वाले 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये एक 1 हो गया, ये दूसरा 1, तीसरा, चौथा, 4 1 लिखने लगातार, फिर 0, फिर 1, 0 और 1, फिर 3 टाइम 0, 3 टाइम 0। अब ये किसमें हो गया बच्चा? अब ये बेस 2 यानी कि बाइनरी में हो गया। यानी कि जो 750 आपका किसमें है बच्चा? जो 750 है आपका ऑक्टल में, उसी 750 को हम डेसिमल में क्या लिखेंगे? 488 लिखेंगे। और इसी 750 को हम लोग बाइनरी में क्या लिखेंगे? बाइनरी में 4 टाइम 1 0, 1 3 टाइम 0, क्योंकि बाइनरी बच्चा 0 और 1 से ही निर्मित होता है, इससे आगे इसमें अंक ही नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो 0 और 1 ही से बनेगी ये संख्या। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इनके क्वेश्चंस का। ठीक है, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर तरीके से आपको एमसीक्यू कराएंगे चैप्टर वाइज। ये सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड बढ़िया अच्छे अच्छे प्रश्न बनाएंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों का आपका रिवीजन होगा। तो कल से बच्चा हम लोग डेली जो है 1 घंटे का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। तो कल से आपकी चैप्टर वाइज एमसीक्यू कितने बजे से स्टार्ट होगी बच्चा? आपकी चैप्टर वाइज एमसीक्यू मॉर्निंग 10 AM से स्टार्ट होगी। डेली मॉर्निंग 10 AM से डेली स्टार्ट होगी। ठीक है, और सैटरडे और संडे को हम लोग मैराथन करेंगे। सैटरडे और संडे को हम लोग मैराथन करेंगे। सैटरडे और संडे को आपकी मॉर्निंग क्लास जो है 10 AM से स्टार्ट होकर के 10 AM से स्टार्ट होकर के 1 PM तक चलेगी। 1 PM तक चलेगी। तो आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है? थोड़ी सी मदद करनी। मैं पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाने वाला हूं। आपने सिर्फ क्या करना है? शेयर एंड शेयर करना है। शेयर एंड शेयर, और अपने मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। बस इतना सहयोग आप लोगों से चाहिए।
आप सभी बच्चों का हृदय से धन्यवाद, जो भी सेशन को देख रहे हैं, और जिन भी बच्चों को सेशन पसंद आ रहा है, वो एक बार सेशन को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।